कर दो। नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, डेली करंट अफेयर की जो क्लास है उसमें हम जो है 16 मई का आज करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? इसके ऑप्शन जो हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है हैती, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है यूक्रेन, चौथा ऑप्शन है इजराइल। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो है यूक्रेन। क्या है भाई इसका आंसर? यूक्रेन की जो है भाई कैदियों को सेना में भर्ती करने का एक विधेयक पारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? अल जरीरा की रिपोर्ट के अनुसार यह कदम तब उठाया गया जब यूक्रेनी सेना को जनशक्ति की गंभीर कमी की सामना करना पड़ा। जब जनशक्ति की कमी हो रही थी तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि जो कैदी हैं उनको ही सेना में भर्ती किया जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो युद्ध के मैदान पर चल रही रूसी प्रगति के कारण और भी गंभीर हो गई। अगर रूसी, आपको पता है यूक्रेन और जो रूस का जो मामला है वो बहुत गंभीर स्थिति में है, और जो रूस का जो प्रतिक्रिया है किसके प्रति? यूक्रेन के प्रति, तो उसको देखते हुए इस स्थिति का सामना करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और जनशक्ति की जो कमी बहुत गंभीर रूप लेती जा रही थी। तो उसी के तहत याद रखते हुए ये चीज जो है कैदियों को सेना में भर्ती करना पड़ा। चलिए, इसे पहले यूक्रेनी अधिकारियों को इस तरह के उपायों का दृढ़ता से विरोध किया गया था। ये जो कदम अभी उठाया गया है, जो विधेयक पारित हुआ है, इसका पहले यूक्रेन में बहुत विरोध हुआ था, ऐसा कहने का इसका तात्पर्य है। और क्या है, और एक इस अक्सर अपने सैन्य रैंकों को मजबूत करने के लिए कैदियों को निःशुल्क करने के लिए मास्को की निंदा की थी। मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि यूक्रेन जो है इस विधेयक का पहले विरोधी था, पर अब इसको पारित कर दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। और इसकी मुद्रा क्या है? यूक्रेनी रिविनिया। क्या है? यूक्रेनी रिविनिया। चलिए, राष्ट्रपति का नाम क्या है? वोलोडिमिर जेलेंस्की। क्या नाम है? वोलोडिमिर जेलेंस्की जो है इसके राष्ट्रपति का नाम है यूक्रेन के। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने है, स्वीडन, दूसरा ऑप्शन है स्लोवेनिया, तीसरा ऑप्शन है फिलिस्तीन, चौथा ऑप्शन है ईरान। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जो है फिलिस्तीन जो है इसके यूएन की जो सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है उसका नाम है फिलिस्तीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है। और वो कब किया है भाई? 10 मई यूएन में इस पर वोटिंग हुई थी। वोटिंग कब हुई थी कि यूएन में जो है फिलिस्तीन सदस्य बनने योग्य है या नहीं है, या मतलब क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, उस पर वोटिंग हुई थी। वो कब हुई थी? 10 मई को ये वोटिंग हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में ये वोटिंग हुई थी। ये प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। ये जो प्रस्ताव लाया गया था वो कौन से देशों के कारण लाया गया था? वो किसकी मांग थी? अरब देशों की। भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। भारत का जो वोट गया वो फिलिस्तीन के पक्ष में गया कि हाँ, फिलिस्तीन जो है यूएन का सदस्य बनने योग्य है, और उसके प्रति वोट दिया। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय देशों में से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में ये जो है वोटिंग दी। वो कितने ने दी भाई? जो सदस्य हैं यूएनओ की वो कितने हैं? 193। और उसमें से जो है 143 जो है वो फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग उन्होंने दी। कौन से कितने देशों ने? 143 देशों ने ये वोटिंग फिलिस्तीन के पक्ष में ही दी। चलिए, जबकि 9 ने इसके विरोध में वोटिंग दी। जबकि 9 जो हैं देश इसके विरोध में चले। विरोध करने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल शामिल थे। अमेरिका और इजराइल जो है फिलिस्तीन का विरोध किया कि यूएनओ की सदस्य फिलिस्तीन को नहीं होना चाहिए। 25 देशों ने इस वोटिंग की दूरी बनाई। 25 देश जो थे इस वोटिंग जो प्रक्रिया हुई थी वोटिंग की, उसमें शामिल ही नहीं हुए। चलिए, इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूएन का सदस्य नहीं बना, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइंग कर गया। ये इसका सदस्य तो अभी नहीं बना, पर सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफाइंग जो एक लेवल होता है उसको पार कर दिया है।
और वो भी किसके जरिए, वोटिंग के जरिए सभी देशों ने अपने अपने वोट दिए कि ये सदस्य बनने लायक है या नहीं, तो अभी ये क्वालिफाई कर गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में हवा में CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने है, डेनमार्क, आइसलैंड, मैक्सिको और अर्जेंटीना। बताइए क्या इसका आंसर है? और जो इसका आंसर है वो है आइसलैंड। आइसलैंड जो है वो हवा से CO2 निकालने का एक संयंत्र जो है वहां पर स्थापित किया गया है, और दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ये है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए, हाल ही में हवा में CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है संयंत्र कहाँ खोला गया है? आइसलैंड में। क्लाइंट्सबर्ग के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्शन जो है प्लांट खोला गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा है, जिसका आइसलैंड में मेमथ प्लांट वर्तमान रिकॉर्ड धारक से लगभग 10 गुना बड़ा है। ये मतलब कहने का मतलब ये जो है आइसलैंड में ये जो प्लांट लगाया गया है, संयंत्र तैयार किया गया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है। वो भी ये क्या कार्य करेगा? ये जो हवा में CO2 जो है उसको निकालने का काम करेगा। चलिए, वो कहाँ पर है भाई? आइसलैंड में स्थापित किया गया है। आइसलैंड की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? रेकजाविक। क्या है भाई? रेकजाविक जो है इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है भाई? आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंडिक क्रोना जो है वो आइसलैंड की मुद्रा है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में खतरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। ये जो आंसर जो है ये तो सभी को पता ही होगा। इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो स्थापित है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक तेंदुआ बिल्ली, क्या भाई? एक तेंदुआ बिल्ली, ये आप देखिए, ये देखिए, तेंदुए की तरह दिखने वाली जो है वो एक छोटे रूप में एक बिल्ली, तो तेंदुआ बिल्ली जिसे वैज्ञानिक रूप से प्रियोनेरुलस बेगालेंस के नाम से जाना जाता है। अब क्या भाई मोस्ट क्या हो गई, ये चीज हो गई, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रियोले लुरस लेगा लेंसिस। जो जो है ये एक तेंदुआ बिल्ली जो है उसका इस नाम से इसको जाना जाता है। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में देखा गया था। ये महाराष्ट्र में जो हमने पढ़ा पेंच टाइगर रिजर्व है, वहां पर इस टाइगर जो है, सॉरी, तेंदुआ बिल्ली जो है उसको देखा गया, जो वहां इसकी पहली उपस्थिति थी। जंगल में रहने वाली फेलिस सॉरी फेलिड जो है प्रजाति अपने तेंदुए जैसे बालों के लिए पहचानी जाती है। अब ये वेरी मोस्ट है कि तेंदुए जैसे जो बाल होते हैं वो कौन से प्रजाति के होते हैं? तो क्या भाई कौन सी? फेलिड। फेलिड प्रजाति जो है उस प्रजाति में जो है तेंदुए जैसे बाल उस प्रजाति में पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आप इसको अलग से लिख लें। चलिए, अब देखिए, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। राजधानी क्या है? मुंबई। राज्यपाल का नाम क्या है? रमेश बैस। चलिए, नेशनल पार्क देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान वहां पर स्थित है। नवे गांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ ही लिया है। चलिए, महाराष्ट्र से संबंधित कुछ देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है उसके विषय में समझौता किससे किया है? गूगल से किया है। वो भी किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार और गूगल के बीच में एक समझौता हुआ है, और वो समझौता किसके लिए हुआ है? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उपयोग के लिए गूगल से समझौता हुआ है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। 27वां युवा महोत्सव जो है, राष्ट्रीय महोत्सव जो है वो नासिक में संपन्न हुआ, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। नया जो पुलिस महानिर्देशक जो है वो भाई किसको नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला, जिसको हम DGP का पद भी से जानते हैं। FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है। FDI का जो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता जो राज्य है उसका वो कौन है भाई? महाराष्ट्र। चलिए,
पांचवा क्वेश्चन है, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन में जो है वो है, पहला ऑप्शन चटगांव पोर्ट, दूसरा ऑप्शन है चाबहार पोर्ट, तीसरा ऑप्शन है सितवे पोर्ट, चौथा ऑप्शन है गोवादर पोर्ट। बताइए इसका आंसर क्या है भाई? इसका जो आंसर है चाबहार जो पोर्ट है वो इसका आंसर सही है, बी आंसर इसका सही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत और ईरान के सहयोग, भारत और ईरान ने सहयोग बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय व्यापार, पारागमन और कनेक्टिविटी केंद्र बनाने के लिए शाहिद बेहिस्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए एक दीर्घकालीन अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और ईरान के बीच में जो है व्यापारिक संबंध का आवागमन होने के लिए, सुविधा अच्छी होने के लिए, तो ये एक अनुबंध तैयार किया है, उस पर भारत और ईरान ने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, ईरान की जो राजधानी है वो क्या है? तेहरान। और राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम राइसी। मुद्रा का नाम क्या है? ईरानी रियाल। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके द्वारा तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया जा रहा है? ये ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, DRDO, इसरो, हेलेंस और बेल। बताइए क्या पूछा है भाई? जो है किसके द्वारा तरल ऑक्सीजन केरोसिन जो है चालित से जो कंडक्टर है या सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है, इंजन तैयार किया जा रहा है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? ये आपके सामने ऑप्शन है और इसका जो आंसर है वो है भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी, उसका नाम क्या है? इसरो। उसी के द्वारा जो तरल ऑक्सीजन जो है उसके प्रति एक इंजन चलाया जा रहा है, वो मतलब तैयार किया जा रहा है, वो इसरो के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, इसरो तरल ऑक्सीजन के केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। ठीक है, कि कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। इसका मकसद प्रक्षेपण यान मास्क 3 की पेलोड क्षमता बढ़ाना है। पेलोड क्षमता यानी जो उसके अंदर कोई चीज अगर भरी जाएगी, उसमें कितना सामान हम भर सकते हैं, या मतलब उसमें कितनी स्पेस स्पेस जो है वो बढ़ाने की क्षमता को हम क्या बोल रहे हैं भाई? इसमें पेलोड क्षमता बढ़ाने की बात इसमें कर रहे हैं। चलिए, यह तरल ऑक्सीजन केरोसिन प्रणोदक संयोजक पर काम करने वाला 2000 किलो न्यूटन, क्या है भाई? 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन होगा। ये भाई कितने का होगा? 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट का ये इंजन होगा। इसरो ने 2000 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक की पहली बार इसका उपयोग किया जा रहा है। इसका पहली बार इसरो उपयोग कर रहा है, वो भी किस कार्य के लिए? तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित जो है वो इंजन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। चलिए, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व, ये कट गया है, एक मिनट रुकिएगा, 2 सेकंड। क्या दिया है? क्या है भाई? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, 7 मई, 25 मई, 12 मई, 11 मई। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर है 25 मई। 25 मई को जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस जो है मनाने की घोषणा की गई है। चाहिए, चलिए आगे देखते हैं क्या है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 मई 2024 को हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। कब किया भाई? 7 मई 2024 को। वो भी कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र में ही 199 जो सदस्य है उनके द्वारा ये घोषित किया गया। सारे उनकी वोटिंग के अनुसार ये 25 जो है मई को ये दिवस जो है मनाने की घोषणा की गई। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है। चलिए, विश्व फुटबॉल दिवस पर लीबिया का प्रस्ताव क्या है? हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनिन द्वारा पेश किया गया था। मतलब ये जो दिवस मनाने का
कोई ऐसा कोई आइडिया नहीं था। पर लीबिया के कोई राजदूत है, उनका नाम क्या है, ताहिर अल सोननी, जो है संयुक्त राष्ट्र में वहां पर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो विश्व फुटबॉल दिवस है वो मनाना चाहिए। तो उन्हीं के कहने पर वोटिंग हुई और वोटिंग में उसको अच्छे मत मिले और 25 मई को जो है घोषित कर दिया कि विश्व फुटबॉल दिवस जो है 25 मई को मनाया जाएगा। वो भी किसके कारण भाई, किसके राजदूत के कारण, लीबिया के एक राजदूत थे ताहिर, जिनको हम बोल सकते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र के 160 से अधिक सदस्यों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला है वैशाली, दूसरा है आर प्रज्ञानंद और तीसरा ऑप्शन जो है अर्जुन एरीगेशी, चौथा ऑप्शन है पी श्याम निखिल। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका जो आंसर है वो है पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल जो है भारत के 85वें शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका नाम अच्छे से याद रखें, और वो भी कहाँ के हैं, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। आर वैशाली 84वें भारतीय जीएम है, मतलब ग्रैंड मास्टर हैं, वो भी किसकी, शतरंज की। कौन है भाई, जो आर वैशाली जो है, ये तो 85 वाले थे श्याम जी, और जो वैशाली जो है वो 84वीं वाली शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी पहले। चलिए अब नवा क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है। इसके ऑप्शन आपके सामने है, मोहन बागान, दूसरा ऑप्शन है मुंबई सिटी, तीसरा ऑप्शन है पुनेरी पल्टन, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। चलिए इसका जो आंसर है वो है मुंबई सिटी। मुंबई सिटी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 के बारे में देख लेते हैं कि विजेता कौन है। मुंबई सिटी जो है इसकी विजेता है। उप विजेता कौन है, मोहन बागान जो है इसके उप विजेता है। गोल्डन ग्लोब जो है, इसमें कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, उसका नाम है, ये गोल्डन ग्लोब जो है फुरबा लाचेन नपा, जो मुंबई सिटी एफसी उन्होंने जीता है गोल्डन ग्लोब। और गोल्डन बूट जो है दिमित्रियोश डायमंटाकोस, ये अजीब अजीब से नाम है भाई, पढ़ने में भी तकलीफ होती है। तो केरन ब्लास्टर्स एफसी, इनको ये मिला है इमरजेंसी और प्लेयर ऑफ द लीग विक्रम प्रताप सिंह मुंबई सिटी एफसी। और जो भाई है प्लेयर ऑफ द लीग जो है ये इनको ही मिला है। जो किसको मिला है, ये जो गोल्डन बूट जिसको मिला है वो उन्हीं को ये दूसरा पुरस्कार मिला है, प्लेयर ऑफ द लीग। उनका नाम क्या है, दिमित्री योग जो है, नहीं नहीं भाई ये उनको नहीं मिला है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, सॉरी ये उनको नहीं मिला है, उनको अलग मिला है और इनको अलग मिला है। तो जो अच्छे से याद रखें कि प्लेयर ऑफ द लीग है वो किसको मिला है, दिमित्री योस पेट्राटोस जो है उनको मिला है। चलिए ये इनके नाम हो चुके हैं। अब आप जो है आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अब। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। इसके जो ऑप्शन है वो है आलिया भट्ट, संजना सांझी, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान। और इसका जो आंसर है वो है करीना कपूर खान को जो है वो यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, या इनको आप सभी जानते होंगे। चलिए बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए इन्होंने 2014 में संगठन के साथ एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में काम किया है, मतलब ये 14 से जुड़ी हुई है किसी यूनिसेफ से, और उन्होंने संगठन के लिए एक सेलिब्रिटी जो एडवोकेट होता है उसके रूप में ये कार्यरत रही है। चलिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय, और अध्यक्ष जो है कैथरीन एम रसेल इसके अध्यक्ष हैं।
चलिए, ये जो हमारे हैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। भारत और विश्व में चर्चित प्रथम महिलाएं हम देख लेते हैं। कुछ अलग से इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है इसका जो आंसर है वो है प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है वो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली प्रथम महिला है, उनका नाम है प्रीति रजक। चलिए, दूसरा है जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जो जूडिथ जो है वो किस देश की प्रथम प्रधानमंत्री महिला बनी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो जो है वो गणराज्य जो है वहां पर ये प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम है जूडिथ। चलिए, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? इसके जो आंसर है बिलिक्स मीर। बिलिक्स जो मीर है वो पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य में अपनी भागीदारी देते हुए भारत की प्रथम महिला कौन बनी है भाई? बिलिक्स मीर। अगला है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जो है पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? इनका नाम क्या है भाई? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी ये अपने आप में कीर्तिमान हासिल कर चुकी हैं। नासा के मार्स रोवर की ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इनका नाम क्या है? अक्षता कृष्ण मूर्ति। क्या नाम है? अक्षता कृष्ण मूर्ति। चलिए, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? कौन भाई? पिच क्यूरेटर की बात चल रही है। भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? जय सिंस्था कल्याण। क्या भाई? जय सिंस्था कल्याण। अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? उनका नाम क्या है? रवनीत कौर। क्या है भाई? रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है भाई रवनीत कौर। ये जो है आज का करंट अफेयर लास्ट होता है। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। मैं कल मिलूंगी। राधे राधे।